फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि कक्षा 10 विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो है। बच्चों, यहाँ पे मैं आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न हल कराऊंगा और ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण में केवल दो स्थितियों में ही प्रतिबिंब बनता है और दोनों की दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो कहां बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। पहला ऑप्शन दिया है सी तथा एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा दिया है वक्रता केंद्र और अनंत, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है ध्रुव तथा फोकस के बीच में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा विकल्प सही होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि एक सूत्र होता है 2n1 बराबर 1/1n2। इसका मतलब क्या है कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में बराबर 1/, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष में। बच्चों, यहां पे मैं पहला माध्यम मतलब माध्यम 1 क्या ले लेता हूं? वायु, और माध्यम 2 क्या ले लेता हूं? कांच। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कांच का अपवर्तनांक कह रहा है, मतलब कि जो दूसरा माध्यम आ रहा है उसका अपवर्तनांक कह रहा है, मतलब कि Ng इधर हो जाएगा और किसके सापेक्ष है? वायु के। तो Ang का मान दिया है कितना बच्चों? 1.5। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष मतलब कि जिसका पूछ रहा है, वायु का पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, मतलब हमसे GNA पूछ रहा है। तो ये एक सूत्र होता है बच्चों 2n1 बराबर 1/1n2। तो यहां पे अगर ये वाला सूत्र लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? GNA का मान जो होगा वो 1/Ang हो जाएगा बच्चों, और Ang का मान कितना दिया है? 1.5। तो वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष क्या होगा? 1/1.5। तो यहां पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? चौथा वाला विकल्प हमारा सही उत्तर होगा, 1/1.5। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम 2f दूरी पर कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? 2f पर ही बनता है। सेम यही स्थिति है बच्चों जैसे कि दर्पण में क्या होता था, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता था। तो यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है वही क्या है? 2f है। वहां पर भी क्या रहता है? वक्रता केंद्र जो रहता है वो पोल से दुगुनी फोकस दूरी पे रहता है। तो 2f दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f पर ही बनेगा। देख लेते हैं कौन सा विकल्प होगा। दूसरा वाला विकल्प सही है बच्चों। ठीक है, 2f पर। अगला प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पहला दिया है विकल्प टेस्ला, दूसरा एम्पियर, तीसरा वोल्ट एम्पियर, चौथा ओम। तो बच्चों, एम्पियर हमारा विद्युत धारा का मात्रक है और वोल्ट एम्पियर ये मात्रक नहीं है, ओम हमारा प्रतिरोध का है। तो इसमें कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होगा बच्चों। ठीक है, पहला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों। कह रहा है कि एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, वह है। बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि एक पदार्थ है जो कि अपने जलीय विलयन में क्या करता है? प्रोटॉन देता है। तो वह कौन सा पदार्थ होगा बच्चों? बच्चों, प्रोटॉन किसको कहते हैं? ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है ना, इसी को प्रोटॉन कहते हैं, H+ आयन को। तो H+ आयन यदि कोई भी पदार्थ अपने जलीय विलयन में
प्रदान करता है, देता है, डोनेट करता है, ये प्रवृत्ति रखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। आप सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला विकल्प सही होगा, अम्ल होगा। ठीक है, क्षारक, क्षार, लवण ये सभी नहीं होंगे। हमारा जो पहला विकल्प है अम्ल वही सही होगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ अगर अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बच्चों यहाँ पे एक और परिभाषा आप लिख सकते हो कि यदि कोई भी पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O+ आयन, तो इसको भी क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ये क्या है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन है। या फिर आप लिख सकते हो कि प्रोटॉन प्रदान करे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है कि जो पीएच मान होता है वो 0 से 14 तक होता है, और जो 7 पीएच रहता है बच्चों वो हमारा क्या रहता है? उदासीन विलयन का पीएच रहता है। ठीक है, और 7 से कम जो होगा, मतलब कि 7 से कम जो होता है बच्चों वो किसका रहता है? अम्ल का। और 7 से ज्यादा यदि किसी का है पीएच मान तो वो किसका रहता है? क्षार का बच्चों। तो 7 से कम अम्ल का होता है, और शून्य क्या है? 7 से कम है। तो बच्चों जैसे जैसे हम 7 से कम आते हैं, मतलब कि 0 की तरफ आते हैं, वैसे वैसे उस पदार्थ का अम्लीय प्रकृति बढ़ता जाता है। तो जिस विलयन का पीएच 0 है वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा अम्लीय होगा, बहुत ही ज्यादा अम्लीय होगा बच्चों। तो हमारा कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा? पहला विकल्प दिया क्षारीय, दूसरा उदासीन, ये दोनों नहीं होंगे, तीसरा दिया अम्लीय। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? इनमें से हमको बताना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है बच्चों। पहला दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। दूसरा दिया है टेस्ला, ये भी होता है बच्चों। तीसरा दिया है गॉस, ये भी होता है। हमको ढूंढना क्या है कि कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो चौथा क्या दिया है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो ये नहीं होता बच्चों, तो हमको नहीं वाला ही बताना है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर तथा सोना की सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। बच्चों मैंने आप सभी को सक्रियता की श्रेणी पढ़ाई थी। ठीक है, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि जो सक्रियता की श्रेणी होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद चलेंगे तो Cu, Ag, Au, Pt। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देख लेते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं, उसको हम वहां पे क्या कर लेते हैं? सर्कल कर लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और कॉपर और Au है। ठीक है, मतलब कि सोना, तो कॉपर ये हो गया और ये Au हो गया। तो देख लीजिए बच्चों कि ये वाला पैटर्न जिस भी विकल्प में होगा वो हमारा सही विकल्प होगा। तो पहला क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, Au, तो ये हमारा क्या है बच्चों? यही हमारा सही उत्तर होगा बच्चों। इसके अलावा ये सारे क्या हैं? सभी गलत उत्तर हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सोडियम सक्रिय है, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर और फिर Au। अगला प्रश्न है बच्चों की निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक है, तो बच्चों ये अभिक्रिया हमने आप सभी को कई बार पढ़ाया है। पहले पाठ में जब बच्चों हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी तो वहां भी पढ़ाया था हमने। ठीक है, और दूसरे पाठ में जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से बताया था तो उसमें भी बताया था। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे सक्रियता की श्रेणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत ही काम करेगी। देख लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को विस्थापित न करने वाला कौन कौन है बच्चों? जो हाइड्रोजन से नीचे होगा सक्रियता की श्रेणी में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, इससे नीचे जितनी भी धातुएं हैं ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी किसी भी अम्ल से। तो कॉपर, Ag, Au और प्लेटिनम, ये सारी धातुएं
हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाएंगी। इसमें देख लो कि आपका कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से। Fe ये तो ज्यादा सक्रिय, Mg ये भी ज्यादा सक्रिय है, जिंक ये भी ज्यादा सक्रिय है, और इसमें चारों में कौन सा आ रहा है बच्चों, कॉपर आ रहा है। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों, हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन के विकल्प में उत्तर में आपको डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।